नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2023 को 3 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। आइए हम पहले एक जजमेंट है उस पर रोशनी डालते हैं कि इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। तो दोस्तों, ये एक सिविल रिलेटेड अपील है जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है। सिविल अपील 6182-6183 ऑफ 2009 अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस है। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने एक ओरिजिनल सूट फाइल किया था कि एक रिकवरी ऑफ पोजेशन फ्रॉम दी अपीलेंट्स के अगेंस्ट में। जो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो ओरिजिनल सूट में डिफेंडेंट थे और रिकवरी ऑफ पोजेशन के जो लैंड थी उस पर जो है ओरिजिनल सूट फाइल किया था, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि जो अपीलेंट्स ने जो है उनकी जो लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, इंक्रोचमेंट कर दिया और जो सूट है वो भी प्लेंटिफ के फेवर में गया था, डिग्री हुई थी उनके फेवर में। अब उससे एग्रीवेट होके जो कि ओरिजिनल डिफेंडेंट है उन्होंने रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल की थी और जो माननीय जो फर्स्ट अपीलेट जो कोर्ट है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इंक्रोचमेंट हुई है। जो ओरिजिनल जो ऑनर है वो जो प्लेंटिफ है वही है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशंस की वजह से ये कहा कि चूंकि वो लैंड कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो जो है पोजेशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जो है कॉम्पनसेशन मुआवजा है वो मिलना चाहिए। अब उससे एग्रीवेट होके जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है उन्होंने आगे रेगुलर सेकंड अपील फाइल की, लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉस अपील जो है वो जो ओरिजिनल डिफेंडेंट है उन्होंने क्रॉस अपील नहीं फाइल की थी, लेकिन जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है उन्होंने रेगुलर सेकंड अपील फाइल की थी और रेगुलर सेकंड अपील में जो ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का वो रिस्टोर हो गया। मींस जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने जो ऑर्डर था जो मॉडिफाई किया था उसको सेट असाइड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होकर जो ओरिजिनल डिफेंडेंट है उन्होंने यहाँ पर अपीलेंट बन के जो है स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कॉन्करेंट फाइंडिंग्स हो चुकी हैं तो इसमें इंटरफेरेंस करना पॉसिबल नहीं है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ओरिजिनल डिफेंडेंट ने आगे क्रॉस अपील भी नहीं फाइल की थी। तो ऐसे में जो अब सिर्फ यही लीगल क्वेश्चन राइज होता है कि जो रिवर्सल हुआ है हाई कोर्ट ने जो मॉडिफिकेशन की थी बाय दी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, क्या उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यही इस इशू पर डिस्कस किया गया है और साथ में सेक्शन 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन किया गया इस जजमेंट में। और जजमेंट में बताया गया है कि जो ओरिजिनल जो डिफेंडेंट है वो एक ट्रांसफरी के परिभाषा के अंदर नहीं आते हैं सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, क्योंकि उसमें जो है जो लैंड जो है वो अंडर दी जो पोजेशन है वो अंडर द कलर ऑफ टाइटल होना जरूरी है और ये एक बोनाफाइड बिलीफ भी होना जरूरी है कि ये उसके रियल ऑनर है, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो एब्सेंट थे। और फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल का भी क्वेश्चन उठाया तो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी पाया कि नीचे की कोर्ट्स में एविडेंस दिया जा चुका है तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है वो भी नहीं एप्लीकेबल होगा। आइए हम इसके कंटेंट्स के ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था, देखिए, ये अब रेगुलर सेकंड अपील थी जो कि 1996 में फाइल की गई थी, जो कि सिविल सूट जो था सबऑर्डिनेट कोर्ट एक कुल्लू जगह है हिमाचल प्रदेश में, जहां पे ओरिजिनल अपीलेंट ने ये जो स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल की थी। अब चूंकि अब उनकी डेथ के बाद लीगल हेयर्स हैं वो उन्होंने अपने आप को इम्प्लीट किया एज एन अपीलेंट फर्स्ट ए से लेके फर्स्ट जी तक, और जो फॉर्मर अपील थी वो फाइल की गई थी अगेंस्ट दी फाइनल ऑर्डर जो कि रेगुलर सेकंड अपील की जो जजमेंट थी, जिसमें और अपील जो थी वो डायरेक्टेड की गई थी अगेंस्ट दी ऑर्डर सो एंड सो इन सिविल रिव्यू पिटीशन इन दी सेकंड अपील जो पास की गई थी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ है उन्होंने जो है वो सिविल सूट फाइल किया था। पोजेशन ऑफ लैंड्स मेजरिंग सो एंड सो अमाउंट सो लैंड थी जो कि ये एरिया का जगह का बता रखा है जो, और साथ में बाय डिमोलिशिंग ऑफ द स्ट्रक्चर पुट अपॉन बाय दी
देयर ऑन इन दी एक कोई जगह है वहां पर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एंड फॉर साथ में एक तो मांगी थी पोजेशन और दूसरी मांगी थी परमानेंट प्रोहिबिशन कि उनको रिस्ट्रेन किया जाए, जो कि यहाँ पर अपीलेंट है जो कि सिविल सूट में डिफेंडेंट थे, उनको रिस्ट्रेन किया जाए कि डिस्प्यूटेड लैंड में कि वो ट्रेसपास इंटरफेयर ना करें उनकी प्रॉपर्टी पे। और सूट था जो कि डिग्री हो गया था, जिसमें पाया गया था कि जो प्लेंटिफ है, ओरिजिनल जो प्लेंटिफ जहां पर जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया वो ओरिजिनल है, ऑनर है और इंक्रोच किया गया उनकी लैंड पे आफ्टर और एज द ऑनर ऑफ लैंड, और उनको हैंड किया जाए जो स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करके, और इसका ये ऑर्डर दिया गया था। अब उस ओरिजिनल जो अपीलेंट थे जो कि डिफेंडेंट थे सिविल सूट में, उन्होंने आगे फर्स्ट अपील फाइल की, और फर्स्ट अपील में जो ऑनरशिप थी और क्वेश्चन ऑफ इंक्रोचमेंट थी, ये दोनों इश्यूज थे वो कंफर्म्ड हो गए। मींस जो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें बताया गया था कि जो प्लेंटिफ है ओरिजिनल ऑनर है, तो अब यहाँ पर भी कंफर्म्ड हो गया। लेकिन फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और इसमें बताया कि जो प्लेंटिफ हैं वो रिकवरी नहीं ले सकते उस पोजेशन ऑफ लैंड पे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मतलब जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा चुके हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द एक्विजिशंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशंस के बेसिस पे वो अब नहीं ले सकते, लेकिन उनको डिग्री ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगी जो कि मार्केट वैल्यू है सो एंड सो जो भी अमाउंट था। तो साथ में इंटरेस्ट भी बताया था ये। फिर अब उससे एग्रीमेंट होके जो ऑर्डर जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने मॉडिफिकेशन किया था उसके अगेंस्ट में रेगुलर सेकंड अपील फाइल की गई, और रेगुलर सेकंड अपील में जो हाई कोर्ट थी उन्होंने अलाउ कर दी प्लेंटिफ की जो सेकंड अपील थी, और जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, और जिसमें कहा गया था कि कॉम्पनसेशन दी जाए, और जिसमें कहा गया था कि जो पोजेशन की जाए और जो कि डिमोलिश करके जो रिस्टोर की जाए उनकी पोजेशन को। और यहाँ पर अब वहां से एग्रीमेंट होकर यहाँ पर अपील फाइल की। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक्चुअल जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स थी ऑनरशिप की इंक्रोचमेंट थी वो एक जुडिशियल सेटल प्रिंसिपल है कि कॉन्करेंट फाइंडिंग्स जो नीचे की कोर्ट्स दे दें तो फिर अपील का जो इंटरफेरेंस नहीं बनता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये जजमेंट्स पर रिलाई किया। और फिर रेगुलर सेकंड अपील के बारे में बताया कि जो कि फाइल की गई थी अगेंस्ट द सेकंड जजमेंट के अगेंस्ट में, कि जो फर्स्ट अपीलेट की जिसमें बताया गया था लैंड सो एंड सो, और बताया गया था कि डिग्री कर दी गई थी शी इज एंटाइटल्ड टू डिग्री ऑफ द कॉम्पोजिशन एज प्रिवेलेंट टू मार्केट रेट, तो टिल रियलाइजेशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के जो ये बताया गया कि जो जजमेंट जो थी वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की कंफर्म की गई थी, जो ऑनरशिप एंड इंक्रोचमेंट अगेंस्ट हिम और फर्दर ऑर्डर ऑफ पेइंग आफ्टर रिजेक्टिंग हिज डिनायल ऑफ द इंक्रोचमेंट। तो ओरिजिनल अपीलेंट ने ना ही कोई अपील फाइल की थी ना ही कोई क्रॉस अपील फाइल की थी। अब यहाँ पर बताया कि जो स्कोप है इस अपील का वो सिर्फ इस माननीय सुप्रीम कोर्ट इसी क्वेश्चन पे सुनेंगे कि जो रिवर्सल की गई थी हाई कोर्ट द्वारा जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का, क्या उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत है अंदर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन का जो है मतलब ऑब्जर्वेशन दी। अब यहाँ पर कोर्ट ने साथ में सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को भी एक्ट को भी एनालाइज किया, क्योंकि जो कि ये लॉ था वो प्रेस किया था अपीलेंट्स द्वारा। अब कोर्ट ने यह पाया कि जो कंटेंशन थी कि अपीलेंट्स की कि सेक्शन 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो एक टोटली मिसकंसीव्ड है और मिसप्लेस्ड है, जो उन्होंने इस सेक्शन पर रिलाई किया था अपीलेंट्स ने। और फिर कोर्ट ने ये बताया, फिर सेक्शन 51 जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो बताता है इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। तो इस सेक्शन को कोर्ट ने एनालाइज किया और पाया कि और अपने ऑब्जर्वेशन दी कि सेक्शन 50 ऑन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वही रिवील करता है कि आफ्टर प्री रिक्विजिट्स ऑफ द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द इक्विटी satisfied तो right to the election for one or two alternatives provided under the section would still rest on the person evicting। तो अब इसको डिटेल एनालिसिस करने के बाद यही पाया कि मतलब निकल के आया कि सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो रिवील करता है इन ऑर्डर टू अक्वायर द राइट टू द रिक्वायर, राइट टू रिक्वायर के ऊपर बताता है वन शुड बी ट्रांसफरी, एक आदमी को एक ट्रांसफरी होना जरूरी है विद इन द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अब ट्रांसफरी क्या होता है उसके ऊपर भी कोर्ट ने अपने एनालिसिस किया कि ट्रांसफरी सेक्शन 51 तभी अप्लाई करता है जो ट्रांसफरी अगर इंप्रूवमेंट करता है इन गुड फेथ पे, कि जो प्रॉपर्टी जो बिलीव कर रहा है वो उसकी है और वो ही उसका एब्सोल्यूट ऑनर है। तो ये सेक्शन 51 का ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का बारे में बताया गया।
और यहाँ पर 3 पॉइंट्स निकल के आए कि पहला पॉइंट बताया कि पहला तो ओरिजिनल अपीलेंट थे वो फेल हो गए, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वो ट्रांसफर ही है, जो कि मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 51 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। और इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए लैंड जो है मस्ट बी पोजेशन होनी चाहिए उनके पास और अंडर द कलर ऑफ टाइटल। अगर कलर ऑफ टाइटल नहीं है तो फिर ये पोजेशन नहीं मानेगी। हिज पोजेशन मस्ट नॉट बी कि सिर्फ ये पोजेशन ले लिया तो ये पोजेशन हो गई उनकी, बल्कि एडवर्स टू द टाइटल ऑफ द रियल ऑनर और मस्ट बी अंडर द बोनाफाइड बिलीफ। उनको बोनाफाइड बिलीफ होना चाहिए कि ये उसके रियल ऑनर है, गुड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो उनके फेवर में है। तो सेक्शन 51 जो है वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन देता है थ्री थिंग्स के ऊपर। एक कलर ऑफ टाइटल, पोजेशन जो है वो सिर्फ पोजेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि एडवर्स पोजेशन होनी चाहिए टू द ट्रू ऑनर, और बोनाफाइड बिलीफ भी होना चाहिए। ये सारे तीनों चीजें इंग्रेडिएंट्स होंगे तभी वो सेक्शन 51 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफरी की परिभाषा के अंदर जो है वो उनका मैच करेगा। लेकिन यहाँ पर तीनों थिंग्स को वो मैच नहीं कर पाए, वो यहाँ पर तीनों एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और तो यहाँ पर कंकरेंट फाइंडिंग्स भी जो नीचे की कोर्ट्स में दी गई थी तो यही बताया गया कि जो इंक्रोचिंग हुई है प्रॉपर्टी में, और ओरिजिनल अपीलेंट जो है वो एक ट्रांसफरी नहीं है विद इन द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, और इसलिए नीचे की कोर्ट्स के ऑर्डर्स को उन्होंने कोई इंटरफेस नहीं किया। और साथ में अब ये इशू उठाया था प्ली ऑफ एस्टॉपल। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर भी जो एस्टॉपल की परिभाषा को भी बताया कि जो क्वेश्चन ऑफ जो एस्टॉपल है वो फैटल नहीं होता इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो कि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के बेसिस पे है। अब कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ये बताया कि डिफेंडेंट ने जो यहाँ पर अपीलेंट उन्होंने ये इशू उठाया कि नॉन फ्रेमिंग ऑफ द इशू ऑफ एस्टॉपल है, तो ये नीचे की कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब इनकी कंटेंशंस को प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल को भी एनालाइज किया और सारी जजमेंट्स थी कई, उन सबको एनालाइज करने के बाद यहाँ पर ये जजमेंट है उस पर बताया कि जो एक प्रतिमा चौधरी और कल्पना मुखर्जी की जो जजमेंट थी जो बताती थी 115 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो यहाँ पर कोर्ट ने 4 सेलेंट कंडीशंस बताए थे। पहला, एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए अदर पार्टी को, और सेकेंडली अदर पार्टी ने एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए उस रिप्रेजेंटेशन को और रिलाई करना चाहिए कि इसमें फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या है। थर्डली, जब रिलाई करने के बाद जो है सेकंड पार्टी जो है वो अल्टर करती है अपनी पोजीशन को, और फोर्थली द इंस्टेंट अल्टरिंग पोजीशन शुड बी इस तरह की होनी चाहिए कि जो कि इनक्यूटियस टू रिक्वायर हिम टू रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है वो बताए गए थे प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल में, लेकिन कोर्ट ने कहा यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप एविडेंसेस के ऊपर देखो एविडेंस में ये बताया कि ओरिजिनल एप्लीकेंट ने कहा था कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी ऑफ द वरंधा इन द लैंड इन डिस्प्यूट जो कि 1986 में थी। उन्होंने बोनाफाइड बिलीव किया था कि जो लैंड जो है वो उसके जो अक्वायरमेंट ऑफ लैंड उनकी है, लेकिन जो कंटेंशन थी इनकोहेरेंट थी विद दैट ऑफ एक्विजिशंस। कंटेंशन जो क्लेम करती थी कि एम्बेडेड इन ग्राउंड बी कि रिस्पोंडेंट जो है वो साइलेंट थे और उसके बाद मेड अ रिप्रेजेंटेशन, जो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि वो अपनी जो पोजीशन को अल्टर करें और टू गो अहेड विद द कंस्ट्रक्शन इन द लैंड इन क्वेश्चन। तो एक्चुअली में जो अपीलेंट ने यहाँ पर जो प्लेंटिफ है रिस्पोंडेंट हेरिन नॉट द हस्बैंड, नाइदर जो यहाँ पे बताया कि जो प्लेंटिफ थे और जो उनके हस्बैंड थे वो ना ही उस शहर में रह रहे थे ना ही वो एडजॉइनिंग लैंड में रह रहे थे, तो जिससे की वजह से वो ऑब्जेक्शन रेज कर सके। तो कंटेंशन जो है वो यहाँ पर ठीक नहीं बैठती है इनकी, और एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर भी एनालाइज किया। कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन की थी जब उन्हें पता चला कि ओरिजिनल अपीलेंट ने एक कंस्ट्रक्शन किया उनकी लैंड में, और जो कि PW18 जो है उन्होंने भी यही बताया था, और ओरिजिनल अपीलेंट ने जो है उनको स्टॉप करने की टू द ओरिजिनल अपीलेंट को बताया था कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को रोके। तो ये एविडेंसेस के भी देखा, और ये साथ में ये बताया कि एक कंप्लेंट भी जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है उन्होंने कंप्लेंट भी डाली थी डिप्टी कमिश्नर को अपने हस्बैंड के द्वारा, जो PW12A का भी पार्ट लगा रखा था जो कि अल्टीमेटली जिसकी वजह से इंस्पेक्शन हुई थी PW12 द्वारा, जो कि तहसीलदार थे एरिया के, और जो उसके बाद ही सूट जो है वो फाइल किया गया। तो यहाँ पर फैक्चुअल पोजीशन को देखने के बाद यही बताया कि कंस्ट्रक्शन जो थी वो रेजिडेंशियल हाउस अलॉन्ग विद वरांडा इन ईयर। तो अपीलेंट ने कोई भी जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं प्रोड्यूस कर पाए जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड थी फ्रॉम द लोकल बॉडी, जो कि एस्टेब्लिश करता हो असर्टेड फैक्ट को। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद कोर्ट ने यही पाया कि नीचे की जो
ना ही यहाँ प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लगता है और ना ही ऑर्डर के इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है इसमें। तो इसलिए नीचे की कोर्टों के ऑर्डर में कोई एरर नहीं पाई और इसके जो बिलीफ थी उसको डिसमिस कर दिया, अपील को डिसमिस कर दिया। तो ये था जजमेंट। और अगर उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।